नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th और जिसका विज्ञान विषय का अध्याय पहला वाला। तो इस जो पहले वाले पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस पाठ में जो भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा और वो अच्छे से आप याद कर लें। और जो परीक्षाओं में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें प्रश्न बता दूंगा। लेकिन जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए उन पे थोड़ा सा आप या तो अलग से नोट्स बना ले या फिर अलग से याद कर ले, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बार बार वीडियो को देख के पढ़ सकते हो। चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे ध्यान रखना इसकी परिभाषा एक और है, किसी पदार्थ के रासायनिक गुण बदलना, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा होगी। अगला पॉइंट है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। हिस्सा मतलब भाग लेते हैं, या फिर जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद। तो ध्यान रखना ये वाला टॉपिक आ चुका है वैसे पहले बोर्ड एग्जाम में, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कौन सा वाला, दूसरा वाला पॉइंट। चलो इसके बाद है अगला, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अंत में बनने वाले जो उत्पाद होते हैं ना, यानी कि पदार्थ, उन्हें अपन क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना अभिकारकों को तीर के निशान के आगे लिखते हैं जबकि उत्पाद को अपन बाद में पीछे की तरफ लिखते हैं। आगे दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण दे रखे हैं नीचे, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, ठीक है, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही बनना, ये सब क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, इनमें से जरूर आता है एक उदाहरण, इनका रासायनिक समीकरण आप याद कर ले, जो आगे आएंगे तो मैं बता दूंगा कौन कौन से आपको अच्छे से याद करने हैं। चलो रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। एक तो पहला तो होता है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा होता है रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन और चौथा है गैस का उत्सर्जन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पूछता है। ठीक है, तो आपको गैस वाला तो याद करना ही करना है, ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। चलो इसके बाद अब ये है, इस अभिक्रिया में आपको पता चलेगा कि गैस का उत्सर्जन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी लिखे तो यहाँ पे हमको दे रखा है शब्द समीकरण। जैसे जिंक, जिंक होता है Zn और इसकी अभिक्रिया किससे करा रखी है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। वैसे जिंक एक धातु होती है जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल ये अम्ल है। और जब भी किसी धातु की अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनती है इसमें। ठीक है, तो जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर क्या क्या बनता है, एक जिंक सल्फेट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो लास्ट में अंत में बनते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, उत्पाद। इसका रासायनिक समीकरण ये दे रखा है। अभी तक बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा उसने इसी समीकरण को पूछा है, तो 100% ये फिर से आएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ ले इसको। तो जिंक की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दे रखा है रासायनिक समीकरण। भाई रासायनिक समीकरण को जब भी हम लिखे तो किस प्रकार क्या क्या होना उसके लिए जरूरी होता है, तो देखते हैं। चलो, तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक है, कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया बताते हैं तो उसके लिए रासायनिक समीकरण लिखना होता है अपन को। और रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। भौतिक अवस्था
लिखते हैं, जैसे भौतिक अवस्था ठोस द्रव गैस, तो इस प्रकार से होती है, और बाकी जलीय विलयन वाली अवस्था भी होती है। ठीक है, आगे दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लगाते हैं। जैसे इस तरह से, जैसे ही हम तीर का निशान लगाते हैं ना, इसके ऊपर की तरफ लिख देते हैं। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखना, तीर के निशान के ऊपर की तरफ लिखते हैं ताप, दाब और उत्प्रेरक को। आगे दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो संतुलित करने की विधि कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, वैसे इसको अनुमान विधि भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि नए सिलेबस में हमारे हिट एंड ट्रायल विधि है, तो आप उसको अच्छे से याद कर ले। इसके बाद में यहाँ पे दे रखा है हमको संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ध्यान रखना, जो संतुलित करते हैं ना, उस पे उसके लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है संतुलित करना। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में अभी तक एक बार पूछा है पिछले वाले सिलेबस में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो ध्यान रखना है, इसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब इस नियम से क्या होता है, देखो, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो उसने दे रखा है कि भाई जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया लिखे तो एक तो अभिकारकों की और उत्पाद में जो परमाणु की संख्या होती है ना प्रत्येक तत्व की, वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है बिल्कुल। ठीक है, आगे देखो, चलो आगे दे रखा है अगला टॉपिक चरणबद्ध संतुलित करना। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिख रखा है इसने हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, इस विधि के द्वारा क्या करते हैं, संतुलित करते हैं हम। आगे दे रखा है संतुलित करने के कुछ चरण हैं, जो आप चरणों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देख ले किस प्रकार से संतुलित करते हैं। आगे दे रखा है रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, पहले तो जब भी रासायनिक समीकरण लिखे तो एक साथ उनको लिख लेते हैं और एक बॉक्स में फिट कर देते हैं उनको। ठीक है, यहाँ पे जो आयरन है, आयरन लोहा, इसकी अभिक्रिया किससे करा रखी है, जल से। और यहाँ पे जो इसने ये दे रखा ना, ये गलत है, ये वाला सूत्र। वैसे ध्यान रखना, इसकी जगह पे क्या आएगा, ये आएगा Fe3 और O4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये मिस प्रिंट है थोड़ी सी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसमें जब भी आयरन की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो Fe3O4 बनता है, और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन ध्यान रखना, इसमें जो दोनों तरफ है अभिकारक और उत्पाद, इनमें क्या परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इस कारण ये अभिक्रिया कैसी रहेगी, असंतुलित रासायनिक समीकरण रहेगी। चलो इसके बाद दे रखा है संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। दूसरा चरण दे रखा है हमको, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। तो चलो परमाणुओं की संख्या नोट करते हैं। जैसे इसमें 3 प्रकार के तत्व है, एक आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अभिकारकों में जो परमाणुओं की संख्या है वो आयरन की तो है 1, और हाइड्रोजन की है 2, और ऑक्सीजन की है 1। जबकि उत्पाद में जो आयरन की है परमाणुओं की संख्या वो 3 है, इसके बाद में 2 है किसकी, हाइड्रोजन की, और सबसे ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। ठीक है, इसके बाद में तीसरा चरण दे रखा है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि भाई जिसकी संख्या या अभिकारक में या फिर उत्पाद में जिसकी संख्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, पहले उसको संतुलित कर लीजिए। तो सबसे ज्यादा किसकी है, उत्पाद में ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, O4 दे रखा ना। तो यहाँ पे ये जो इधर ऑक्सीजन है जो जल में जुड़ा है वो 1 बार है, तो अपन क्या करते हैं, आगे 4 लगा दिया अपन ने। अब ये ध्यान रखना कि जब भी संतुलित करें ना तो आगे ही लगाते हैं हम, जो भी अंक बढ़ाना होता है अपन को तो आगे ही लिखते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है, आगे दे रखा है
चरण 4 में सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। ठीक है, जितने भी और बाकी जो तत्व दे रखे हैं ना उनको भी अपन को क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। अब देखो यहाँ पे जो आयरन दे रखा है वो Fe3, तो 3 है ना, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया उसने, चौथे वाले चरण में भी Fe के आगे 3 लिख दिया। बाकी हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन इधर तो कितने हो गए 8, 4 दूना कितने होते हैं 8, इनको गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही रहते, तो यहाँ पे कितना लगा दिया 4, तो ये भी कितने हो गए 8। तो सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर क्या है, समान है। अब इस समीकरण को कहते हैं हम क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, वैसे ये जो समीकरण इसमें दे रखे ना ये काफी इंपोर्टेंट भी है, आप अच्छे से ध्यान रखना इसका। ठीक है, चलो इसके बाद अगला देख, आपको एक इंपॉर्टेंट पर्सन और बताना है, अभी मेरे को याद आ गया। देखो दे रखा है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। हाँ मैं बता देता हूं पहले ही 100% आपसे। चलो एक पर्सन और मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो बता देता हूं। देखो दे रखा है अभी इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जैसे भाप, भाप क्या होता है, जल, जल के साथ आयरन किस प्रकार अभिक्रिया करता है, अभी अभी जो अपन बता रहे थे ना समीकरण संतुलित करके, वही है यहाँ पे। तो पहले तो इसमें अपन को 2 पर्सन दे रखे, भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया और जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया। परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखना जब भी आयरन की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, जल से, तो इसमें क्या बनता है Fe3O4। ठीक है, तो ये समीकरण आप अच्छे से देख ले, भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया किस प्रकार होती है। नीचे दे रखा है जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया। अब देखो दूसरे में दे रखा है यहाँ पे पोटेशियम की अभिक्रिया जल के साथ करा रखी है, क्या बन रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इधर यहाँ पे कैल्शियम का दे रखा है हमको, ठीक है, इसकी भी जल के साथ अभिक्रिया, क्या क्या बना, बुझा हुआ चूना और हाइड्रोजन गैस। तो ये पर्सन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप अच्छे से पढ़ ले इसको। अगला दे रखा है 5वां चरण, जिसमें अभिकार को एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। तो ध्यान रखना जो भी पदार्थ होते हैं उनके हम भौतिक अवस्था भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे ठोस के लिए लिखते हैं क्या S, द्रव के लिए L, गैस के लिए अपन G और जलीय विलयन के लिए AQ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों अवस्था हम बता देते। ठीक है, पदार्थों की। चलो अगला 6वां वाला चरण दे रखा है, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पहले ही बता दिया वैसे। चलो अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। ठीक है, किसकी, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। अब जिसमें पहला प्रकार आता है संयोजन अभिक्रिया। ध्यान रखना संयोजन अभिक्रिया का और भी नाम है, इसको संयुग्मन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा की रही बात, तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से क्या अधिक क्या मिलते हैं इसमें, अभिकारक, और क्या बनता है, एकल उत्पाद बनता है। ठीक है, जैसे A और B को मिलाने से क्या बना C, ये क्या एक प्रतीक दे रखा है उसने। ठीक है, फॉर्मूला दे रखा है ये। चलो अगला देखो इसके उदाहरण, तो यहाँ पे 3 उदाहरण है हमारे पास में संयोजन अभिक्रिया के। ठीक है, जिसमें पहला है कोयले का दहन। तो ध्यान रखना कोयला, कोयला वैसे C कार्बन होता है, इसका जो सूत्र होता है, और जब भी C यानी कि कार्बन की अभिक्रिया जब भी किससे कराई जाती है, ऑक्सीजन गैस, तो कार्बन को जलाने पर, ठीक है, ये जलाने वाली अभिक्रिया कोयले का दहन, तो कौन सी गैस बनती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे दूसरा है जल का निर्माण। तो जल कैसे बनता है, जब भी हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो क्या बनता है, जल। वैसे भी ध्यान रखना जो जल बनता है ना, उस जल में 2 तत्व रहते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं और क्या बन जाता है, जल बन जाता है। अगर इस जल वाली अभिक्रिया को अगर हम उल्टा लिखें, यानी कि जल के टुकड़े करें, तो ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो है विद्युत वियोजन वाली, उसका उदाहरण बन जाएगा। ठीक है, तीसरा है बिना बुझा हुआ चूना। ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, और इसमें जब जल मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना परीक्षा में यहाँ से 100% आता है, आप अच्छे से ध्यान रखें।
ठीक है, इन तीनों में से जरूर आएगा पक्का। इसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट और बताते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, वैसे इसमें दे रखा है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, वैसे ध्यान रखना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि जिसमें ऊष्मा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके यहाँ पे दो उदाहरण है। अगर कोई पूछे प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी। अगर कोई पूछे श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये भी क्या, ऊष्माक्षेपी। अब प्राकृतिक गैस का समीकरण यहाँ पे दे रखा है, CH4 की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से करा रखी है, क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या निकली इसमें से, ऊष्मा। ठीक है, आगे दे रखा है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है अपने पास पहले भी। ठीक है, तो परीक्षा में ये आ चुका है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, आप इसको अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, प्रश्न में इसमें ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से करा रखी है, किसकी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, समीकरण संतुलित करना मत भूलना। ठीक है, वरना गलत हो जाएगा फिर अच्छा भला समीकरण भी। ठीक है, तो यहाँ पे श्वसन में भी क्या कौन कौन सी गैस बनती है, एक तो हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है इसमें। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, और जल, और इसमें क्या बना, ऊष्मा, क्योंकि श्वसन क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। चलो इसके बाद बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया, कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, यानी कि एक पदार्थ टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनता है, यानी कि दो या दो से अधिक क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। आप इसकी भी परिभाषा याद कर सकते हो, काफी आसान परिभाषा है। ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अभी टॉपिक बताया आपको, इसमें से जरूर आएगा परीक्षा में, आप अच्छे से पढ़ ले। चलो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया से अगर प्रश्न आया है, तो वियोजन क्या है कि अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, उन प्रकारों में से एक प्रकार के बारे में परीक्षा में वो जरूर पूछता है। वैसे अगर देखा जाए ना, तो पिछले एग्जामों में उसने तीनों प्रकारों के नाम तक भी पूछा है, तो नाम भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पहला नाम क्या है, उष्मीय वियोजन। वियोजन मतलब अपघटन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कह दो चाहे अपघटन अभिक्रिया कह दो, एक बात है। जबकि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया जो होती है, इसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है, यानी कि जब भी पदार्थ को, अभिकारक को ऊष्मा मिलती है, तो वो क्या होता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। ठीक है, चलो अगला देखो, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर उदाहरण दे रखा है। एक बात और मैं बता दूं, ये दोनों उदाहरण ऐसे हैं, उसने डायरेक्ट इनका प्रश्न बना के पूछता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वो प्रश्न पूछ लेगा, यहाँ पे आपको क्या करेगा, वो फेरस सल्फेट जो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि आयरन सल्फेट, तो ध्यान रखना FeSO4, इसका रंग कैसा होता है, हरा रंग का होता है, जो ये होता है आयरन सल्फेट। ठीक है, और जब भी इसको ऊष्मा दी जाती है, तो इसमें ये क्या क्या बनाता है, एक तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और SO2 और SO3, ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसें होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करेगा कि वो इस तरह से तो लिख के दे देगा, और यहाँ पे इसकी जगह पे दे देगा A, इसकी जगह पे दे देगा B, और इसकी जगह पे दे देगा C, और पूछेगा A+C B+C, ये तीनों उत्पाद बताओ, A B C कौन कौन से। ठीक है, तो आपको पूरी अभिक्रिया याद होनी चाहिए। जबकि जो फेरिक ऑक्साइड होता है, इसका रंग कैसा होता है, भूरा, लाल रंग का होता है ये। ठीक है, आगे दूसरा उदाहरण दे रखा है चूना पत्थर। चूना पत्थर, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको भी यदि ऊष्मा दी जाती है, तो इसमें से भी क्या क्या बनता है, एक बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो ये दोनों आप अच्छे से याद कर ले। वैसे ये दोनों के दोनों आपको अन्य महत्वपूर्ण में अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्नों में मिल जाएंगे वैसे। ठीक है, वैसे किताब में भी है, तो किताब से भी आप पढ़ सकते हैं। अगला है विद्युत वियोजन, यानी कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला जो वियोजन होता है, मतलब
कोई भी जो अभिकारक होता है वो विद्युत धारा प्रवाहित जैसे ही करते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाता है। तो मैं अभी बताया था ना आपको कि जल, जो जल बनता है तो जल को क्या है कि हम तोड़ भी सकते हैं। कहने का मतलब जल जो बनता है वो एक तरीके से संयोजन अभिक्रिया होती है, लेकिन जल का जो अपघटन होता है ना वो विद्युत अपघटन वाली अभिक्रिया होती है, यानी कि विद्युत वियोजन वाली अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे दे रखा है H2O, ठीक है। और यहाँ पे विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित कराते हैं तो दो प्रकार की गैस निकलती है इसमें से, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। क्योंकि ये बनता भी इन दोनों से ही है। अगर इस समीकरण को उल्टा लिखे ना तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण बन जाएगा, और बाकी अगर इस तरह से लिखे तो विद्युत वियोजन का उदाहरण बन जाएगा। अब रही बात, आपको एक तो ये चित्र अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ये विद्युत वियोजन का चित्र, तो जो अपने काम आएगा वैसे। अगला दे रखा है यहाँ पे प्रकाशीय वियोजन, मतलब प्रकाशीय अपघटन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भी वियोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन। अब इसके उदाहरण, वैसे दो उदाहरण दे रखे हैं इसमें। पहला तो है AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड, और ये दे रखा है यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, टूट जाते हैं वैसे। तो यहाँ पे ये दोनों ही क्या होते हैं वैसे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इनमें क्या है कि सिल्वर अलग हो जाता है और बाकी क्लोरीन गैस बनती है और ब्रोमीन गैस बनती है। तो आप कोई सा भी एक उदाहरण याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। तो आप ये सूत्र याद रखना और इसका उपयोग भी याद रखना आप। आगे दे रखा उष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि उष्माशोषी जो अभिक्रिया होती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, मतलब उष्मा को ग्रहण किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो। आगे दे रखा है विस्थापन अभिक्रिया। क्या दे रखा है, विस्थापन अभिक्रिया। अब तक बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आई है ये, अच्छे से देख लो चाहे तो, ठीक है। ये चित्र भी आ चुका है उसमें। दे रखा है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। सबसे बेस्ट अभिक्रिया, यानी कि इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, और बाकी काफी सिंपल अभिक्रिया भी है वैसे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा भी आती है, तो आप इसको तो भूलना ही मत कभी भी। विस्थापन का मतलब होता है अलग होना, यानी कि अलग कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करा रखी है, और क्या बना यहाँ पे आयरन सल्फेट, जबकि कॉपर क्या होता है कि विस्थापन हो जाता है। अब अगर एग्जामिनर अपन को यही अभिक्रिया देके और पूछ ले ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो पूछे कि कॉपर का क्या हुआ, तो कॉपर क्या हो गया, विस्थापन हो गया कॉपर का। क्योंकि क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर होता है ना वो कम क्रियाशील तत्व होता है, जबकि आयरन क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व। और जो अधिक वाला होता है वो कम वाले का क्या कर देता है, विस्थापन कर देता है। यहाँ पे ये चित्र दे रखा आपको, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है ये, और इसके अंदर एक धागे से क्या है कि उसने लोहे की कील बांध रखी है, और ये जो विलयन है ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है। तो ये उदाहरण के साथ आप ये चित्र भी बनाना सीख ले और बना ले अलग से। आगे दे रखा है लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा आयरन सल्फेट के निर्माण के कारण हो गया है, ठीक है। वैसे ध्यान रखना यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट होता है ना, कॉपर सल्फेट उसका रंग कैसा होता है, उसके विलयन का नीला रंग होता है, ठीक है। और जैसे ही इसकी अभिक्रिया लोहे से होती है तो इसका रंग किस में बदल जाता है, हरे रंग में। और हरा रंग किसका होता है, आयरन सल्फेट का होता है, ठीक है। आगे नीचे दे रखा है यहाँ पे अभिक्रिया
जिंक भी किससे अभिक्रिया करता है? कॉपर सल्फेट से, और इसमें कॉपर का ही क्या होता है? विस्थापन होता है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो ये उदाहरण भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो उदाहरण दे रखे हैं ना विस्थापन अभिक्रिया में, ये विस्थापन अभिक्रिया के जो भी उदाहरण होते हैं ना, वो रेडॉक्स अभिक्रिया के भी माने जाते हैं, क्योंकि उनमें भी ऐसा ही होता है, इसमें भी थोड़ा ऐसा ही होता है। तो ध्यान रखना, जब भी रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण पूछे ना, तो आप इसको लिख सकते हो वहां पे। ठीक है, ताकि एक साथ दो दो काम हो जाए अपने। तो याद एक को करना है, काम दो के हो जाएंगे। अगला दे रखा है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। क्या दे रखा है? विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, या फिर अपन कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया करा रखी है, ये अभिक्रिया देख लो आप अच्छे से। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया करा रखी है बेरियम क्लोराइड से, और इसमें बेरियम सल्फेट बना है और सोडियम क्लोराइड बना है। अब अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब की बार, यहाँ पे मेरे हिसाब से 100% ये वाली अभिक्रिया आएगी। पहली बात तो ध्यान रखना, इसमें 4 तत्व हैं, दोनों अभिकारकों के मिला के, जबकि इसमें जो अभिक्रिया अगर अपन कराए तो इसका जो पहला वाला आयन होता है ना, वो चौथे वाले से जुड़ जाता है, तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड। जबकि जो दूसरा वाला होता है ना, वो तीसरे से जाके जुड़ता है, और क्या बन गया इसमें? बेरियम सल्फेट। और जो बेरियम सल्फेट होता है वो एक सफेद अविलेय अवक्षेप होता है। ठीक है, और इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेपण पदार्थ बनता है उसे ही तो कहते हैं हम अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये हमारी चौथी वाली अभिक्रिया हो चुकी है। ध्यान रखना, मेरे हिसाब से इसमें से जरूर आएगा प्रश्न। आगे दे रखा है उपचयन एवं अपचयन। अब उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसे तो क्या है कि नॉर्मल अगर अपन पता रखें तो जिस अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उसे हम उपचयन कहते हैं वैसे। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का हटना या फिर हाइड्रोजन में कमी होना, उसे भी हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप कोई सी भी परिभाषा याद रखिए, वैसे तो क्या ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, ये आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो। वैसे इसके उदाहरण दे रखा है नीचे, देखो संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण ले लिया है इसने, कॉपर वाला ही, वो कार्बन वाला। तो यहाँ पे कॉपर भी है और कार्बन भी है। तो जब भी कार्बन को जलाया जाता है, यानी कि कार्बन को जलाने पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इधर कॉपर, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। आगे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो क्या बनता है? इसमें कॉपर तो हट जाता है और क्या बन जाता है? जल। ठीक है, तो ये जो तीनों के तीनों उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है? उपचयन अभिक्रिया के। देखो तीनों के तीनों में ही ऑक्सीजन जुड़ने का काम हो रहा है। ठीक है, जैसे पहले वाले में तो कार्बन से जुड़ा, दूसरे वाले में कॉपर से जुड़ा, और तीसरे वाले में हाइड्रोजन से जुड़ गया, और क्या बन गया? जल। तो आप कोई सा भी एक उदाहरण अच्छे से याद रख ले, ताकि उपचयन अभिक्रिया का अपन उदाहरण बता भी सके। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला दे रखा है अपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या फिर ऑक्सीजन में कमी होना, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो दो दो परिभाषा है, आप कोई से भी याद रख सकते हो वैसे इसमें। ठीक है, अब रही बात उदाहरण की, देखो वैसे दोनों उपचयन और अपचयन दोनों के लिए अगर आप एक ही उदाहरण याद रखें तो इसको याद कर लो, सबसे बेस्ट है ये। ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराने पर कॉपर का तो क्या हो जाता है? यहाँ पे कॉपर हट जाता है और क्या बन जाता है? जल बन जाता है। ठीक है, तो आप ये बात अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, उसमें तो क्या होता है कि
ऑक्सीजन जुड़ जाता है जिससे H2O जल बन जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का तो क्या हो जाता है, उपचयन, जबकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाता है, तो इस कारण कॉपर ऑक्साइड इसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है वैसे। ठीक है, नीचे दे रखा है इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर से कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। क्या बनाता है, जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ये लो भाई, तो यहाँ पे आप इसी उदाहरण को याद रखो और इसे आप रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण भी बता सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट मान लो। वैसे ध्यान रखना, रेडॉक्स अभिक्रिया तो बोर्ड एग्जाम में वो पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको तो पढ़ ही ले। आगे दे रखा है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। ठीक है, ये अगला टॉपिक है अपना, जिसमें सबसे पहले है संचारण। संचारण वैसे शॉर्टकट में कह सकते हैं जंग लगना, किसी पे जंग लग जाता है ना, बस उसी को कहते हैं। आगे दे रखा है इसमें संचारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, यानी कि जब भी कोई धातु होती है ना, धातु की वस्तु है, वो ऑक्सीजन आर्द्रता और अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संचारित हो जाता है। ठीक है, यानी कि संचारण होना क्या हो जाता है, जंग लगने के बाद संचारित हो जाती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, वैसे जंग कहते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है, और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। दे रखा है लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, ये इसने उदाहरण बताए हैं वैसे। ठीक है, ये अब की बार नए सिलेबस में नया टॉपिक जोड़ा है ये उसने। ठीक है, एक तो संचारण वाला और एक विकृत गंधिता वाला। तो आप दोनों अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि नया टॉपिक वो पूछ सकता है, वैसे नया टॉपिक से जरूर पूछेगा वो। ठीक है, और सबसे आसान भी है ये। दे रखा है लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, तो ये भी संचारण का उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत, हाँ ये ध्यान रखना, वो पूछ सकता है एक नंबर में कि चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ती है। ठीक है, संचारण होने के लिए तो काली परत चढ़ती है चांदी पे। ठीक है, तांबे के ऊपर कौन सी परत चढ़ती है, तो हरी परत चढ़ती है। और ये इस तीनों के तीनों क्या है, संचारण के उदाहरण। अब संचारण होने से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि जंग से बचाने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। एक तो पहला है यशद लेपन, कौन सा, यशद लेपन। दूसरा है विद्युत लेपन। तीसरा है पेंट करके संचारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। और भी वैसे बाकी और भी एग्जाम्पल है इसके, ग्रीस लगा कर भी अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एनोडीकरण द्वारा भी हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, वैसे इसकी परिभाषा आपको याद है ही वैसे, और ये हमारा पाठ्य पुस्तक का लास्ट का पर्सन है, आप अच्छे से पढ़ लेना, संचारण वाला और विकृत गंधिता वाला। ठीक है, तो क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उनका स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब वे वायु के संपर्क में आती है तो पदार्थों, खाद्य पदार्थों का क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है इस कारण। और इसे ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अगला दे रखा है विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। चलो भाई, क्या क्या उपाय है, अब ये 4 उपाय आप याद कर लो। ठीक है, पहला है प्रतिऑक्सी कारक का उपयोग करके। किसका उपयोग करके, प्रतिऑक्सी कारक का उपयोग करके। दूसरा है वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। तीसरा है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं हम, जो चिप्स की थैलियाँ होती है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। ठीक है, और शीतलन के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो खाद्य सामग्री होती है उनको विकृत गंधिता होने से रोक सकते हैं हम। ठीक है, तो वैसे अपना जो पाठ है वो यहाँ तक ही है। बाकी आप अगर देखना चाहे तो बाकी और भी पर्सन है इसके, वो आप पर्सन देख सकते हो वैसे। ठीक है, चलो आपको बता देते हैं एक बार पर्सन कौन कौन से है इसमें।
यह है पहला पर्सन, ठीक है। अगला दूसरा पर्सन दे रखा है ये, ठीक है। निम्न में परिवर्तन को पहचानिए। बर्फ का पिघलना और दूध का दही में बदलना। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों चली जाती है? आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों भंडारित किया जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। और यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराने पर क्या बनता है? अमोनिया। तो रासायनिक अभिक्रिया पहचानी है, तो कौन सी है? दो दो जुड़ के एक बन रहा ना, तो संयोजन अभिक्रिया वैसे, ठीक है। तो वैसे ध्यान रखना, ये अमोनिया का सूत्र NH3, ठीक है। अमोनिया कैसे? अमोनिया में दो ही तत्व रहते हैं, एक तो नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराने पर अमोनिया बनता है, ठीक है। बाकी और नीचे देख लो प्रश्न। क्या होता है जब बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करता है? तो बुझा हुआ चूना बन जाता है, ठीक है। बाकी और उदाहरण देख लो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे, ठीक है। हाँ, ये जरूर पढ़ लेना आप, ये कन्फर्म आ सकता है वैसे। और बाकी और है, ठीक है। विकृत गंधिता क्या है? इसे रोकने के कोई दो उपाय। संचारण को बढ़ावा देने वाली दो शर्तें। भाई क्यों 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 बढ़ता है ये संचारण, ठीक है। इसके बाद में अगला और बताते हैं आपको। देख लो, ये दे रखे हो उसने पर्सन यहाँ पे। अगर मेरे हिसाब से आप अच्छे से पढ़े तो ये जरूर पढ़ लेना पर्सन, ठीक है। इनमें से जरूर आ सकता है वैसे। आगे इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ लो इनको, ठीक है। और ये दो पर्सन और है, बस इनको पढ़ ले लास्ट, ठीक है। बाकी अगर ये पूरा लेसन अगर आपके समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें और लाइक भी करें दोस्तों, ठीक है, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। चलो।